वेलकम बैक दोस्तों, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। मेरा नाम है शुभम और हम अपने रूटीन लेक्चर्स के अंदर मास्टर ऑफ कॉमर्स का सिलेबस कवर करते हैं। आज से हम एडिशनल लेक्चर्स डालने स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम ये उन बच्चों को वो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे जिनसे उनके मास्टर ऑफ कॉमर्स प्रोग्राम के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हो सके। तो उसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉ, टैक्स वगैरह, वो सारी चीजें आपकी जो ग्रेजुएशन लेवल तक आई थी उनको हम रिवाइज करेंगे ताकि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी हो सके। तो आज हम अपना पहला लेक्चर अपलोड करेंगे जिसके अंदर जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, रिवाइज करेंगे और देखेंगे साथ साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद से कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है आपसे पूछने की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि आपसे किस तरह वहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप अपने प्रिपरेशन के साथ साथ जो है ये चीजों पर ध्यान दे सकेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अपना आज का जो लेक्चर है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर होगा, जिसके अंदर हम अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स और किस तरह की चीजें यहां पर काम करती हैं वो चीजें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली स्लाइड से। तो ये हमारा टॉपिक्स रहेंगे जो हम इस सब्जेक्ट के अंदर कवर करेंगे। हर एक लेक्चर के अंदर एक टॉपिक को पूरा करने की कोशिश रहेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट्स से। तो पहले ये देख लेते हैं टाइप ऑफ अकाउंट समझने से पहले कि अकाउंटिंग होती क्या है, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि अकाउंटिंग क्या चीज है, हम ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, कितने तरह के वो होते हैं। तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग जो चीज है वो हम डिफाइन करते हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स यानी AICPA, जो एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑटोनोमस बॉडी है। जैसे हमारे इंडिया में ICAI है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाती है। सिमिलरली अमेरिका में AICPA है, जो सिमिलर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तरह वहां पर सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स होते हैं, उनको बनाती है। तो उनके हिसाब से अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है ये देखते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन द टर्म्स ऑफ मनी। तो क्या कह रहे हैं यहां पर, तीन चीजों का बात किया गया है। रिकॉर्ड करना, क्या चीज, ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स को, कौन से ट्रांजैक्शन, कौन से इवेंट्स जो मॉनेटरी टर्म में आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। तो ऐसी चीजें, ऐसे इवेंट्स, ऐसी ट्रांजैक्शंस जो मॉनेटरी टर्म्स में यानी कि पैसे की टर्म में की जा सकती हैं, उनको रिकॉर्ड करना है, उनको क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई किसके अंदर करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लेजर्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर। और वो टाइप ऑफ अकाउंट जो है वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर कवर करेंगे। प्राइमा फेसी में आपको बता देता हूं वो अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं। कुछ रियल अकाउंट्स होते हैं जिसके अंदर आपके एसेट्स वगैरह डलते हैं। कुछ नॉमिनल अकाउंट होते हैं जिसके अंदर आपके इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड गेन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो इस तरह से क्लासिफाई किया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को। फिर आते हैं समराइजिंग। समराइजिंग की जाती है यानी कि वो जो सारे हमने अकाउंट्स मेंटेन करे हैं, रिकॉर्ड किए हैं, क्लासिफाई करे हैं, उनको जो है अब हम समराइज करेंगे। समराइज किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के द्वारा, जो आपकी बैलेंस शीट होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होती है, सिमिलरली कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं और नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं। तो ये क्या किया जाता है, समराइज किया जाता है। Transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। तो तीन चीजें जो है हमने देख ली। क्या, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी इवेंट जो मॉनेटरी टर्म्स के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको रिकॉर्ड करेंगे, उनको क्लासिफाई करेंगे अलग अलग अकाउंट्स के अंदर, अलग अलग रिस्पेक्टिव लेजर्स के अंदर। उसके बाद उनको समराइज करने की कोशिश करेंगे और फिर जो समराइज करने से जो हमारे फाइनल अकाउंट्स तैयार हुए हैं, जिसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या बैलेंस शीट कह लीजिए, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कह लीजिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कह लीजिए, या आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स और आपकी नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं। ये सारी चीजें जब समराइज कर दी जाती हैं तो इनको क्या किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, यानी इनको समझाया जाता है, इनको प्रोड्यूस, पब्लिश किया जाता है। किन के आगे, जो आपके इंटरेस्ट, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरेस्ट होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स हैं, डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन सबको ये चीजें प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो इनके बेसिस के ऊपर अपने इकोनॉमिक्स डिसीजन ले सके। किसी को इन्वेस्ट करना है, किसी को डेटर अपना ये देखना है कि जो पैसा हमने इनको उधार दिया है वो हमारा पैसा सेफ है या नहीं, क्रेडिटर्स ये सब सोचते हैं, डेटर्स की भी जो है इन चीजों में कुछ सिचुएशंस रहती हैं। तो वो चीजें हम यहां पर समझते हैं। तो आई गेस आपको अकाउंटिंग फिर से रिवाइज हो गया होगा कि अकाउंटिंग क्या चीजें होती हैं।
उसके बाद आते हैं कि अकाउंट्स के टाइप कितने कितने हैं। हमने ये जान लिया अकाउंटिंग होती क्या है। अकाउंटिंग क्या है? एक साइंस है, एक आर्ट है। किसकी? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग की। किनकी? उन ट्रांजैक्शंस या इवेंट की जो मॉनेटरी टर्म्स के अंदर आइडेंटिफाई की जा सकती है। तो अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं, हाँ, ये वो जान लेते हैं। 3 तरह के अपने अकाउंट्स होते हैं। पहला अकाउंट है पर्सनल अकाउंट, जिसके अंदर हम पर्सनल चीजें, जो जैसे मान लीजिए कोई रियल इंसान है, कोई आर्टिफिशियल पर्सन है, जो पर्सन्स के टर्म में डिटरमाइन किया जा सकता है, उसके अंदर हम ये चीजें डालते हैं। रियल अकाउंट्स के अंदर हम अपने एसेट्स वगैरह डालते हैं, और फिर नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एंड एक्सपेंसेस वगैरह चीजें डालते हैं। तो एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले पर्सनल अकाउंट जान लेते हैं। पर्सनल अकाउंट के अंदर 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। नेचुरल पर्सन, जैसे आप, मैं, नेचुरल पर्सन जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, कोई भी एक इंसान जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है, एक लाइव लिविंग ह्यूमन बीइंग, वो क्या बन जाएगा? आपका नेचुरल पर्सन। फिर आता है आर्टिफिशियल अकाउंट। आर्टिफिशियल अकाउंट या आर्टिफिशियल पर्सन कह लीजिए। तो आपने कभी कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी हो तो उसके अंदर क्या था? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। तो ये क्या है? एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी एंटिटी जो किसके द्वारा बनाई गई है? लॉ के द्वारा। तो कभी भी लॉ अगर कोई एक डिस्टिंक्ट सेपरेट एंटिटी क्रिएट करता है तो उसको क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सन में क्या आ जाती है? आपकी कंपनीज, पार्टनरशिप, जो भी आपकी फर्म ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या बन जाएगी? आपकी आर्टिफिशियल पर्सन। फिर आपकी लाइबिलिटीज आ जाती हैं, और 4 वर्ड्स जो इसके अंदर बहुत जरूरी हैं वो हम देखेंगे आगे आने वाले टाइम में। अक्रूवल, ड्यू, ये सब चीजें हम वहां पर पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। नेचुरल पर्सन मैंने आपको बता दिया है, जैसे मैं हूं, जैसे आप हो, राम, श्याम, मोहन, सोहन, ऐसे इनडेफिनेट नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स जो हैं वो क्या बन जाते हैं? आपके नेचुरल पर्सन। फिर आते हैं आर्टिफिशियल पर्सन के ऊपर। इन सिंपल लैंग्वेज, एपी मींस पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, वाइंडिंग अप ओनली बाय लॉ। तो आर्टिफिशियल पर्सन का कहने का मतलब है, आप एक कंपनी समझ लीजिए लेमन टर्म्स के अंदर। कंपनी क्या होती है? अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो मैंने आपको बताया, कंपनी होती है एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। तो कहने का क्या मतलब हो जाता है? एक ऐसी एंटिटी जो किसने बनाई है? कानून के द्वारा बनाई गई है। तो वो चीजें यहां पर आ जाती हैं। तो यहां पर कौन आते हैं? कंपनीज वगैरह। जैसे यहां पर एग्जांपल दिया है इंफोसिस टेक्नोलॉजीज का अकाउंट। उसके बाद आती हैं लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज क्या होती हैं? देखिए, एसेट्स क्या होते हैं? जिन जो आपके रिप्रोडक्टिव या प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जिनसे आप फ्यूचर के अंदर एक जो है कैपिटल एप्रिसिएशन कह लीजिए, या फ्यूचर के अंदर कोई रिवॉर्ड जो है वो एंटीसिपेट करते हैं। मान लीजिए एक मशीनरी है, मैंने मशीनरी ली है, तो वो मेरी मशीनरी एसेट क्यों होगी? क्योंकि उस मशीनरी से मैं आगे आने वाले टाइम के अंदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स रीप करने वाला हूं, उससे मुझे प्रोडक्शन मिलेगी, वो प्रोडक्शन में अल्टीमेटली सेल करके अपने प्रॉफिट्स अर्न कर पाऊंगा। लायबिलिटीज क्या होती हैं? वो पैसा होता है, वो उधार होती है जो मैंने दूसरे लोगों से लिया है, जो मैंने थर्ड पार्टी से लिया है, जिसको मुझे रीपे करना पड़ता है। तो एक ऐसा पैसा जिसको आपको लौटाना पड़े, वो क्या बन जाती है? आपकी लायबिलिटी। तो इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर टू बी सेटल्ड एट अ फ्यूचर डेट। तो वही चीजें यहां पर है। एसेट क्या है? वो एक प्रोडक्टिव, एक इकोनॉमिक बेनिफिट रीप करने वाला इन्वेस्टमेंट है। लायबिलिटी क्या है? वो आपकी फ्यूचर में रीपेमेंट करने वाली, या फ्यूचर में आपको पैसे आपकी जेब से निकलवा देने वाली एक ऑब्लिगेशन है। इट रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ मनी दैट द बिजनेस ओज टू द अदर पार्टीज। तो ये चीज मैंने आपको अच्छे से समझा दी है कि जो पैसा एक बिजनेस या मैं अगर आपसे उधार ले लेता हूं, आप बैंक में जाते हैं, लोन लेते हैं, तो आपके लिए वो लोन क्या हो जाता है? लायबिलिटी हो जाता है। तो वही चीज यहां पर बताई है। व्हेन गुड्स आर ब्रॉट ऑन क्रेडिट, यानी कि अगर आप उधार पे सामान लेते हो, तो फर्म विल क्रिएट एन ऑब्लिगेशन टू पे द सप्लायर। तो वो सप्लायर के नाम से जो है एक क्रेडिट और अकाउंट क्रिएट कर देगी अपनी बैलेंस शीट के अंदर, और उसके अंदर फिर वो उधार वहां पर लिख देगा, ताकि कल को जब मुझे पे करना पड़े तो मुझे एग्जैक्टली वो अमाउंट पता हो कितना मुझे उसको पे करना है। Depending upon the period of holding these obligation could be further classified into long term and non current liabilities, short term और current liabilities। तो ये फिर से वही कह रहे हैं, liabilities को 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया जा सकता है। आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो 12 महीने से ज्यादा के बाद पे करनी पड़ती है, यानी कि ऐसी लाइबिलिटीज जो आपको 1 साल के बाद पे करनी पड़ेंगी। और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं? जो आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करनी पड़ेंगी, चाहे 1 महीने में पे करनी पड़े, चाहे 11 महीने में पे करनी पड़े, बट उनका टाइम पीरियड जो है रीपेमेंट का वो 1 साल से ज्यादा नहीं होता। तो इनको क्या बोलते हैं? करंट लाइबिलिटीज। और देखो, जो करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है? जो अभी आपका चल रहा है, रनिंग फाइनेंशियल ईयर। और उस फाइनेंशियल ईयर वो भी 12 महीने का होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। उस करंट ईयर के अंदर अगर आपको ऐसी लाइबिलिटी लेकर रीपे करनी पड़ती है, तो वो लाइबिलिटी क्या बन जाती है? करंट लाइबिलिटी।
और अगर वो उससे ज्यादा पीरियड की है 12 महीने से, तो उसका बन जाती है लॉन्ग टर्म या नॉन करंट लायबिलिटी आपकी। ये दोनों चीजें कहां आती है आपकी बैलेंस शीट के अंदर। उसके बाद जो फोर वर्ड ऑफ इंपॉर्टेंस है इसके अंदर वो कौन से हो जाते हैं, एक्रूवल, आउटस्टैंडिंग, एडवांस्ड और अनअर्न्ड। तो एक्रूवल क्या होता है, आप उस डेट पर अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देंगे जिस डेट के ऊपर वो अकर हुई है। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपको उससे जो है इनकम जनरेट हुई या कैश आपको रिसीव हुआ या नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जो क्रेडिट है, डेबिट है, वो क्या चीज होते हैं, मैंने सामान बेच दिया, मुझे पैसा नहीं मिला, बट वो सामान उतनी वैल्यू का बिक चुका है, तो मैं उस बंदे जिसको मैंने सामान बेचा है उसके नाम से डेटर अकाउंट के अंदर एंट्री कर दूंगा। वो जब मुझे पैसा देगा तो मैं कैश अकाउंट डेबिट कर दूंगा और डेटर अकाउंट फिर से क्रेडिट कर दूंगा, यानी कि अब वो जो है डेट खत्म हो चुकी है, अब उसने मुझे रीपेमेंट कर दिया है। तो एक्रूवल बेसिस क्या कहता है, जिस डेट के ऊपर ट्रांजैक्शन होती है आप उसी डेट के ऊपर उसको रिकॉर्ड कीजिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको उससे कैश रिसीव हुआ या नहीं हुआ। आउटस्टैंडिंग कौन सा होता है, जब आप ड्यू डेट से ज्यादा कोई चीज रीपे नहीं करते तो उसको क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग बैलेंस। एडवांस क्या होता है, जब आप ड्यू डेट से पहले किसी चीज को पे कर दें या कोई आपको पे कर दे, उसको क्या बोलते हैं, एडवांस। मान लीजिए किसी, जैसे रेंट है, तो अगर मान लो रेंट पे करने की जो सामान्य तिथि या ड्यू डेट है वो है 1 तारीख, तो अगर आप 1 तारीख से पहले रेंट पे कर देते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, आपने एडवांस रेंट पे करके रखा है। लेकिन अगर आप 1 तारीख को रेंट पे ना करके 4 तारीख 5 तारीख को करते हैं, तो इस दौरान यानी कि 1 तारीख के बाद जो पीरियड है जब आपने रेंट नहीं पे किया, यानी ड्यू डेट से नहीं पे किया, तो उसको क्या बोला जाएगा, आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो सिमिलरली ऐसे ही आउटस्टैंडिंग इनकम्स होती हैं जो आपको मिल जानी चाहिए थी बट आपको नहीं मिली, तो उसको क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। एडवांस भी आपको अब समझ में आ गया होगा, जब ड्यू डेट से पहले आप कोई चीज पे कर देते हैं या आपको मिल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, एडवांस इनकम या एडवांस एक्सपेंडिचर। अर्नड इनकम क्या होती है, जो आपने अभी अर्न नहीं किया, जो अभी ड्यू भी नहीं हुआ है, अगर वो आपको ऐसा रिसीव हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अनअर्नड इनकम, यानी जो आप रिसीव अभी कर नहीं करते, यानी कि अगर आपने उसको जो अर्न जो है वो नहीं किया है, अभी आपकी उसकी डेट नहीं आई है उस इनकम को रिसीव करने की, लेकिन फिर भी आपको वो इनकम मिल गई है, तो उसको क्या बोलते हैं, अनअर्नड इनकम। इफ दीज फोर वर्ड्स आर सफिक्स और अफिक्स विद, एंड सफिक्स कौन सा होता है, जो बाद में लगता है, फिक्स कौन सा होता है, जो पहले लगता है, विद एनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर देन इट विल बी अ पर्सनल अकाउंट। तो कोई भी अगर इनमें से 4 वर्ड आपके किसी भी अकाउंट के साथ जुड़ जाते हैं, इनकम या एक्सपेंडिचर, तो उसको क्या, कौन सा कंसिडर किया जाएगा, पर्सनल अकाउंट। तो कौन कौन सी चीजें हैं, अक्रूवल, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, अनअर्न्ड। इनमें से अगर आपको कोई भी 4 शब्द दिख रहे हैं कहीं पे, किसी के आगे लिखे हुए या किसी के पीछे लिखे हुए, तो वो क्या बन जाएंगे, आपके पर्सनल अकाउंट। तो आई होप आपको इतनी चीजें जो है अच्छे से समझ आ पाई होंगी। आइए कुछ क्वेश्चंस हैं ये देखते हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हाँ उसके अंदर एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। मैं चाहता हूं कि आप ये चीजें जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। बैंक अकाउंट किस तरह का अकाउंट है, आपको बताना है, रियल, पर्सनल या नॉमिनल के अंदर। ये सवाल जो है आप पहले पूरा चैप्टर सुनिएगा, उसके बाद जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। ये स्लाइड बीच में सिर्फ इसीलिए है ताकि एटलीस्ट आपको एक आइडिया हो सके कि हम जो है सवाल भी आपसे बीच बीच में पूछ सकते हैं। तो प्लीज कमेंट सेक्शंस को जरा अपना एक्टिवली यूज कीजिए, उसके अंदर ये जवाब मेंशन करने की कोशिश कीजिए। बैंक अकाउंट किस तरह का अकाउंट है, डेटर और क्रेडिटर्स किस तरह के अकाउंट है, इनके जवाब मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए मैं चाहता हूं आप इनको कमेंट सेक्शन के अंदर इनका आंसर जरूर दें। अब आते हैं रियल अकाउंट्स के अंदर, यानी कि हमारे वो अकाउंट जिसके अंदर हम एसेट्स वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू एसेट्स, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। तो ऐसे अकाउंट्स जिसके अंदर आप रियल चीजें जो है देख सकते हैं, मटेरियल चीजें, जैसे अपने एसेट्स हैं। एसेट्स कौन से हो सकते हैं, मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, ये हमारे क्या है, एसेट्स हैं जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट अर्न करके देंगे। फर्नीचर है, फिक्सचर्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी है, तो ये चीज आपकी रियल अकाउंट बनती है। उसके बाद आते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, जिसके अंदर आप अपने इनकम्स, आप अपने प्रॉफिट्स, आप अपने गेन्स को रिकॉर्ड करते हैं। सिमिलरली आप इसके जो कॉन्ट्रारी हैं, आपके एक्सपेंसेस, आपके लॉसेस, वो चीज रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं, दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स। सैलरी एंड वेजेस, रेंट अकाउंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कमीशन रिसीव्ड, लॉस बाय फायर। तो ये क्या है, आपके सारे एक्सपेंसेस प्रोवाइड किए गए हैं। आप एक्सपेंसेस को कहां लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं, इनके अपने रूल्स हैं। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल रहता है, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये चीज आपको जो है 11-12 से चीज आप पढ़ते आ रहे हैं, ये चीज रिवाइज करवाने की आपको खास आवश्यकता नहीं है। ये चीजें सिर्फ इसलिए यहां पर प्रोवाइड की गई हैं ताकि आपको एक जो है रिवीजन मिल सके
कि क्या चीजें कैसे होती थी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है इनसे डायरेक्टली उठ के पूछे जाते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट को मैंने बता दिया है आपको। इनकम्स भी आती हैं, गेन्स भी आते हैं, प्रॉफिट्स भी आते हैं, लॉसेस भी आते हैं, एक्सपेंडिचर्स भी आते हैं। इस तरह की सारी चीजें आपके नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती हैं। सिमिलरली मैं यहां पर लिखता हूं, या रेंट अगर रिसीव्ड हुई है, जैसे यहां पर रेंट पेड है तो रेंट रिसीव्ड, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड, ये आपकी इनकम दिखाई है। सिमिलरली कमीशन पेड लिखता हूं तो आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। तो वही सारी चीजें यहां पर दी गई हैं। तो आइए प्रैक्टिस टाइम, ये कुछ और सवाल हैं, ये मैं चाहता हूं आप इनके ऑप्शन जो हैं ऊपर वाले सवाल के भी और इस वाले सवाल के भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करें। तो नॉमिनल अकाउंट इनमें से क्या रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको बताया। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड गेन, लॉसेस और एक्सपेंसेस। तो इसका जो ऑप्शन है क्या बनता होगा, आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं बता देता हूं, नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट क्या करता है, दोनों, बोथ ए एंड बी। क्यों, उसके अंदर प्रॉफिट एंड गेन्स भी आते हैं अपने क्रेडिट साइड के अंदर, और डेबिट के अंदर क्या आते हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस। ये हमने ऊपर यहां पर किया, एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स। तो दोनों तरह की चीजें यहां पर रिप्रेजेंट की जाती हैं। उसके बाद एसबीआई अकाउंट इज ऊपर क्या क्वेश्चन था, बैंक अकाउंट किस तरह की चीज होती है। यहां क्या पूछा है, एसबीआई क्या चीज है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, क्या वो नॉमिनल है, क्या एसबीआई अकाउंट लॉसेस गेन्स इस तरह की कोई चीज दिखाता है, या वो एक आर्टिफिशियल अकाउंट है। क्या एसबीआई अकाउंट एक कंपनी है, एक आर्टिफिशियल कंपनी है, पर्सन है जो लॉ ने बनाया, नहीं। तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखिए एक एसबीआई अकाउंट किसी बंदे का होगा, ठीक है। तो यहां पर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का क्या मतलब है कि ये पर्सनल किसी इंसान से बिलोंग करता है। पर्सनल में आपने पढ़ा था, दो चीजें आती हैं, क्या चीजें आती हैं, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सन तो एसबीआई अकाउंट है नहीं, लेकिन एसबीआई अकाउंट रिप्रेजेंट क्या करता है, एक एक्चुअल बंदे की सेविंग। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, सी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अच्छा, अब आता है प्रीपेड रेंट। तो इसके अंदर हमने ये चीजें पढ़ी थी ना, एडवांस्ड। तो एडवांस क्या होता है, जब आप एडवांस में पे कर देते हैं तो एडवांस स्लैश प्रीपेड क्या बन जाता है आपका, पर्सनल अकाउंट। तो यहां पर हमें ऑप्शंस क्या देके रखे हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस जो हैं फ्रेम किए जाते हैं टॉपिक वाइज। इस तरह से अगले आने वाली जो स्लाइड्स हैं हम उसके अंदर एक एक टॉपिक करके, जो ऊपर यहां पर सिलेबस मेंशन किया गया है उसके हिसाब से करते रहेंगे। अगला लेक्चर इसके ऊपर होगा, इसके भी कुछ क्वेश्चंस बीच बीच में जो है हम देते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इन दो सवालों के जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैंने आपको आइडिया जरूर दे दिया है कि इनके उत्तर क्या होंगे, पर मैं चाहता हूं कि आप ये कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर। आई होप आपने आज का लेक्चर अच्छे से जो है एंजॉय किया होगा, मेरी समझाने के तरीके आपको पसंद आएंगे। तो हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर। हम इसी तरह अपने एंट्रेंस टेस्ट की एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे। धन्यवाद। हम अपने बाकी के लेक्चर्स जो हैं सुबह मॉर्निंग वाले या दोपहर वाले वो वैसे ही कंटिन्यू रखेंगे। ये एडिशनल लेक्चर्स हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तब तक के लिए ख्याल रखिए। धन्यवाद।